डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेम्स हेज है और मैं पोलैंड का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानकारी देता हूँ। मैं ज़्यादा अमीर परिवार में नहीं पला बड़ा, बल्कि मेरे पिता ठीक ठाक ही कमाया करते थे और मैं हमेशा सोचा करता था कि मेरे पिता ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मेरे पिता इतने ज़्यादा कमा क्यों नहीं पाते। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तब मुझे इस सवाल का जवाब मिला था। जब अच्छी नौकरी मिलती ही नहीं, आपको कम पैसों में ही गुजारा करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत जल्दी सीखी जो मेरे पिता सीख नहीं पाए थे। आप नौकरी में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे जो हो जाए। आपको अपने मालिक से पूछना पड़ता है कि क्या मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ, और जो वो कहता है आपको वैसा ही करना पड़ता है। नौकरी आपको सीमित रखती है। कह सकते हैं कि आपको भूखा मरने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। मैंने तभी सोच लिया था मैं नौकरी नहीं करूँगा, कोई काम करूँगा। मैं वो काम करूँगा और धीरे धीरे ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा। ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नौकरी में मेहनत कम करो या ज़्यादा करो, आपको कीमत उतनी ही मिलती है आपके काम की। और मेरी किस्मत जैसे चमक गई। मेरे एक दोस्त ने एक बड़े शहर में पॉन शॉप खोली थी, यानी कि पुराना सामान रखने वाली वो दुकान। वहाँ वो कबाड़ का सामान रखा करता और उसमें काम की चीज़ें मिल ही जाया करती थी। आप उसकी दुकान पर जाकर पुरानी चीज़ें बेच सकते थे और अगर उसे लगता कि इसे आगे महंगे में बेचा जा सकता है, वो खरीद लेता। मैंने इस शहर में पहले तो सिर्फ 2 घंटे के लिए ही वो काम शुरू किया था। कई लोग आ रहे थे अपनी चीज़ें बेचने के लिए और मेरे पास लिस्ट थी। आखिर महंगी चीज़ें कौन सी हैं जो मुझे चाहिए, हमारे इस शहर में मिल सकती हैं। कई ऐसी चीज़ें सस्ते में मैंने खरीद ली थी और मेरे पास पैसे तो कम थे। जब तक मैं उसे बेचता नहीं, नई खरीद नहीं सकता था। और कमाल की बात देखिए कि मैं सस्ते में खरीद रहा था और 5 गुना कीमत में बेच रहा था। 6 महीने में मैं समझ गया ये काम सिर्फ 2 घंटे करने वाला नहीं है, पूरा दिन करने वाला है। और मेरे पास इतने पैसे आ चुके थे, मैं पुरानी से पुरानी चीज़ों को खरीदता रहता। वो बड़े शहर जाता, अपने दोस्त को बेच देता। अगर मुझे अपने ही शहर में कोई ऐसा आदमी मिलता जो इसे ज़्यादा पैसे में खरीद सकता, मैं उसे बेच देता। 6 महीने में मुझे समझ में आ गया था मेरे पिता अमीर क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे। और मेरे पिता कहा करते थे कि तुम अमीर बन सकते हो, क्योंकि मैं बिजनेस करने लगा था। लेकिन कहते हैं आप जैसा काम करते हैं आपकी आदतें भी वैसी ही होने लगती हैं। पहले मुझे हर चीज़ नई पसंद आती थी। जब से मैंने ये काम करना शुरू किया तब से सिर्फ मुझे पुरानी चीज़ें ही पसंद आने लगी। मैं एक गाड़ी लेना चाहता था, लेकिन नई। लेकिन ये काम करने के बाद मुझे लगने लगा नई गाड़ी लेकर क्या करूँगा, उससे बहुत ज़्यादा कम कीमत में वही गाड़ी पुरानी वाली भी तो ले सकता हूँ। किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो इसे बेचने को मजबूर ही हुआ पड़ा हो, उसके पास पैसों की कमी हो गई हो। और मैंने एक ऐसे को ढूंढ लिया। मेरी सपनों की गाड़ी बहुत सस्ते में खरीद ली थी मैंने, और मुझे अब पता लगने लगा हर चीज़ पुरानी ही खरीदनी है। इससे आप सिर्फ ईगो को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप कीमत भी बचा पाएंगे। कई लोग नई चीज़ खरीदने में अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं और उनकी जेब में कुछ नहीं बचता, लेकिन वो इस्तेमाल तो उस चीज़ को भी वैसा ही करते हैं। अगर आप उसे पुरानी खरीद लें तो आप 4 पैसे बचा भी पाएंगे, उस चीज़ को एंजॉय भी कर पाएंगे और बोझ भी आपके दिमाग पर नहीं पड़ेगा। ऐसा ही करने लगा था। घर में जितना भी सामान मैं लाने लगा था, मेरे दोस्त कहते कि तुम ये सारा महंगा महंगा सामान घर में भरते जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे बचेंगे नहीं,
तुम्हें अपने पैसे बचा कर रखने चाहिए। लेकिन मैं उन्हें क्या बताता, बहुत सस्ते में खरीद रहा हूँ, वो सब बहुत सस्ते में। लोग घरों का सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कीमत लगाकर सस्ते में खरीद लेता हूँ। जिसे बेच सकता हूँ उसे बेच देता हूँ, बाकी को घर रख लेता हूँ। यही आदत आगे चलकर मेरे लिए मुसीबत बनने वाली थी। मैं अब एक घर खरीदना चाहता था और मुझे लगा घर भी कोई पुराना खरीदूंगा, रेनोवेट करवाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। उसके बाद उसे अच्छा बना लूँगा और किसी को भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैंने कोई सस्ता घर खरीदा है। दिखने में अच्छा बना दूंगा। ढूंढना शुरू कर दिया मैंने ऐसा घर जो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो, बस इतना भी पुराना नहीं होना चाहिए कि किसी कबाड़ी का घर लगे। ऐसा घर ढूंढने के लिए लगभग 2 महीने में भटकता रहा। ऐसे दोस्त बना लिए थे मैंने जो मुझे खुफिया खबरें दे सकते थे। ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स जो महंगे घर भी दिखाया करते थे, सस्ते घर भी दिखाया करते थे। लेकिन मेरी नज़र ऐसे घर पर थी जो काफ़ी सस्ते में मिले लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता हो। ऐसे घर मुझे दिख भी रहे थे लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा था। एक ऐसे ही घर की जब मुझे खबर मिली, मेरी आंखें चमक गईं। लेकिन उस घर को खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये लगभग 70 साल पुराना घर माना जाता है। इसे किसने बनाया किसी को पता नहीं, और ये एंटीक डिपार्टमेंट के पास है। ये एक सरकारी संस्था है जो पुरानी चीज़ों पर नज़र रखती है और उनके अधीन ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये घर भी उनके अधीन था और मुझे अगर खरीदना था तो उनसे खरीदना था, एक वैलिड रीज़न देकर कि मैं इसकी शेप नहीं बदल सकता। और मैं जब उस डिपार्टमेंट के पास गया, वहाँ कई जान पहचान वाले लोग थे और मैंने उनसे बात करनी शुरू कर दी। कुछ को पैसे भी दिए। करप्शन से काम कभी कभी मैं करवा ही लेता हूँ। इस तरह से मैंने कई पेपर्स उस घर के निकलवाए और एक हैरान कर देने वाली चीज़ थी, उस घर को किसने बनाया इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, किसी रजिस्टर में नहीं। उसकी रजिस्ट्री कभी हुई ही नहीं, कभी उस घर को किसी ने खरीदा ही नहीं, उस घर में कभी कोई रहा ही नहीं। ये जब मुझे पता लगा था, मैं सोच में पड़ गया था। आखिर दुनिया का वो कौन सा घर होगा जिसे बनाया गया लेकिन वहाँ कोई रहा नहीं, और किसने बनाया इसकी जानकारी किसी के पास नहीं, और अच्छा घर होने के बावजूद भी कभी किसी ने उस घर को खरीदा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कई ऐसे बड़े लोगों से मिलने लगा था जो मुझे वो घर दिलवा सकते थे। बड़े बड़े मिनिस्टर मुझे जानने लगे थे। मेरे बिजनेस से रिलेटेड काम उन्हें भी होता था, इसीलिए मैं भी सिफारिश करवाने लगा था। सरकारी विभाग है, वो मेरे लिए वो पेपर्स तैयार करवा सकते हैं। इस तरह से जान पहचान लगाकर मैं उस घर को अपने नाम करवाने के बहुत करीब पहुंच गया। जब मैं उस डिपार्टमेंट में आखिरी बार रजिस्ट्री करवाने के लिए गया था कि वो घर मेरे नाम हो जाए, मैंने सारी की सारी मनी भी ट्रांसफ़र कर दी थी। तब वहाँ एक आदमी था जो उस डिपार्टमेंट का हेड था हमारे शहर में। उसका नाम था हावर्ड, और हावर्ड ने मुझे देखकर मुझे जैसे समझाना चाहा या डराना चाहा। वो मुझे घर देना चाहता था या नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरी बार साइन करने से पहले उसने कहा, मैं बस आधा घंटा तुम्हारा लूँगा। तुम इतना समय भी बर्बाद कर चुके हो, तो आधा घंटा अगर तुम मुझसे बात कर लोगे तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैं बस इस घर के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा इस घर के बारे में। ना तो इसकी जानकारी मैं इंटरनेट पर ढूंढ पा रहा हूँ, ना ही मैं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में इसके किसी मालिक के बारे में जान पाया हूँ। इस ज़मीन को किसके नाम पर रखा गया था? इस घर को किसने बनाया, किसने खरीदा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर को कभी किसी ने खरीदा नहीं, कोई यहाँ पर रहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब मुझे हावर्ड ने कहना शुरू किया था, देखो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस पर तुम्हें शायद यकीन ना हो। ऐसी चीज़ों पर कोई यकीन नहीं करता। मैंने कहा, मैं करता हूँ। मुझे कई बार अजीब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं हमेशा रहस्यों की खोज में रहता हूँ। अगर आपके पास कोई राज है आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं इस घर का मालिक बनने वाला हूँ। तब हावर्ड ने कांपती हुई आवाज़ में मुझे कहा था,
तुम ज़्यादा समय इस घर के मालिक नहीं रह पाओगे। मैंने कहा क्यों, क्या यह घर बाद में मैं बेच दूंगा या क्या होगा? उसने कहा मैं अब कहाँ से शुरू करूं, मेरी बात पर तुम यकीन नहीं कर पाओगे और मैं सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। मेरा मानना है कि इस घर को इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदा है, लेकिन रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में उनके नाम मौजूद नहीं है। उनके नाम पर यानी कि रजिस्ट्री की गई होगी। ये जो ज़मीन खरीदी है, जिसने घर बनाया है, उसके बारे में भी जानकारी होगी, लेकिन फिर जानकारी गायब हो गई या क्या हो सकता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा। अब उसकी बातें सीधी दिशा में नहीं जा रही थी, वो बातों को गोल मोल कर रहा था और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वो बार बार मुझे ये कह रहा था तुम यकीन नहीं करोगे, और मुझे लगा मैं यकीन करना भी नहीं चाहता। ये कोई सीधी बात नहीं बता रहा, झूठी कहानियाँ शुरू करने वाला था और मैंने उसे मना कर दिया। माफ़ कीजिए, मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं जल्दी से साइन करके यहाँ से जाना चाहूँगा और मैं उस घर में जल्द से जल्द रहना शुरू करना चाहता हूँ। उसने मुझे बताने की कोशिश की और मुझे लगा वो जानबूझकर वो घर मुझसे दूर करना चाहता है, वो मुझे डराना चाहता है। उसकी आंखों में मैंने पहचान कर ली थी। मैं जल्दी से साइन करके वहाँ से निकला और अब घर मेरे नाम था। 2 ही दिनों में मेरे घर लेटर आ चुका था। मैं मालिक बन गया था उस घर का, यानी ऑफिशियली उस घर का मालिक, जिसका मालिक इससे पहले किसी को कहा नहीं गया। मैं अब ऐसा मान रहा था जैसे ये घर नया है। अगर आप कोई घर खरीदें, उसका कोई मालिक हो ही ना, तो आप पहले मालिक हैं, जैसे कि आपने खुद उस घर को बनाया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैं उस घर के अंदर जाकर उसे देख रहा था। मैं अकेला था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अंदर से जितने भी कमरे थे, वहाँ रखा हुआ सारा सामान, ऐसा लग रहा था उन पर कभी मिट्टी डाली ही ना गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर आकर कोई ना कोई सफाई करता हो। लेकिन इसकी जानकारी पहले तो मुझे दी नहीं गई। न्यूज़पेपर में भी अगले दिन ये खबर छपी थी कि मैं उस घर का पहला मालिक बन गया हूँ। हर तरफ खबर, यानी अब से मैंने इतिहास रचा है इस घर के बारे में। मैं जितना सामान इकट्ठा कर सकता था ट्रक में लोड करवाया और दोपहर के वक्त ही वो सारा सामान वहाँ पर रखवा दिया। कम से कम मेरी दुकान पर काम करने वाले वो 10 लड़के थे, बहुत ज़्यादा मेहनती। उन सब ने वो सारा का सारा सामान उस घर के अंदर रखवाया और दोपहर के वक्त ही काम खत्म हो गया था। उन्हीं के साथ दोबारा मैं दुकान पर पहुंच गया, वहां थोड़ा काम किया। अब मालिक बनने का एक फ़ायदा है, आप कभी भी छुट्टी ले सकते हैं। बिजनेसमैन उसी को कहते हैं जिसे काम करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं कभी भी उस दुकान से निकल सकता था, मुझे दुकान बंद करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती थी। मैनेजर रखे हुए थे 3-3। मैं शाम को उस घर में पहुंच गया था। सफाई हो चुकी थी। वैसे भी घर में जैसे पहले से ही सफाई हुई थी, फिर भी मैंने और काम ज़रूर करवाया। अब रात के करीब खाना बनाकर मैं खा चुका था। दरवाज़ा लगाकर अब मैं बेडरूम में जाना चाहता था। पहली बार ज़िंदगी में बड़ा घर खरीदा है। बचपन में उस छोटे घर में हम रहा करते थे। अब अपने माँ बाप को भी मैं इस घर में बुला लूँगा। जल्द ही अगले महीने तक इस घर को बहुत ज़्यादा अच्छा बना दूंगा। मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, सब जलेंगे। सबको लगेगा ये तो बहुत आगे निकल गया, जो कभी मुझे ताना मारा करते थे। मैं जब बेडरूम में बैठा हुआ, वो हाथ में किताब लिए एक गिलास में वो पानी को भरे थोड़ा थोड़ा पी रहा था, तभी जैसे ऊपर वाली मंजिल से एक कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई हो। मुझे लगा ऊपर ये क्या गिर सकता है। जब मैं ऊपर जाकर देखने लगा, जिस कमरे से गिरने की आवाज़ आई थी वो कमरा तो खाली था। वहाँ कुछ ऐसा मौजूद ही नहीं था कि कुछ गिरे। फिर मैं अपने बेडरूम में वापस आ गया। अब आधा घंटा ही मैंने वहाँ पर बिताया था। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हों और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। जैसे घर के बाहर कुछ लोग, ये कोई चोर तो नहीं जिन्हें पता लग गया कि मैंने ये घर खरीदा है और वो दीवार को फांद कर यहाँ आ गए हों। घर में घुसने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा घबरा गया था। जल्द से जाकर मैंने सभी खिड़कियां चेक करने की कोशिश की। यहाँ जितनी भी खिड़कियां थी सभी जैसे आगे से लोहे से बंद थीं। अंदर कोई भी इंसान घुस नहीं सकता था।
अंदर आने के लिए दरवाज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ता, और आगे वाला जो दरवाज़ा था वो तो मैंने अब बंद कर दिया था। जब मैंने पीछे वाला दरवाज़ा देखा वो भी बंद था। वहाँ तो जैसे लकड़ी के कुछ फट्टे लगाए गए थे नीचे, ताकि उस दरवाजे को कोई खोल ना पाए। मैं अब खुश हो गया कि चारों तरफ से घर तो बंद है। अब ये जो बातें कर रहा है इसके बारे में जानूं कौन बाहर खड़ा होकर बोलने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा घर है और इसके काफ़ी ज़्यादा आगे तक चार दीवारी बनी हुई है। अब ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये चार दीवारी के आगे से नहीं आ रही थी, जैसे चार दीवारी के अंदर से आ रही थी। यहाँ बाहर की तरफ लाइट्स नहीं लगी हुई, लेकिन ऊपर वाले कुछ कमरों में जाकर मैं बाहर झांक सकता हूँ। मुझे लगा ऐसा ही करना चाहिए। मैं ऊपर वाले एक कमरे में गया, वहाँ खिड़की से नीचे देखने लगा। नीचे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। पीछे चमकदार फर्श लगाया गया था और वहाँ पर अगर कोई खड़ा होता, बातें कर रहा होता, साफ नज़र आ जाता, लेकिन कुछ अंधेरा था। और दूर वाले जो घर बने हुए थे वहाँ कुछ लाइट्स लगी हुई थी। वहाँ से यहाँ तक जितनी लाइट पहुँच रही थी उससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कोई अंदर होता तो दिख जाता। मैं आगे पीछे देखता रहा। दो ऊपर वाले और कमरों में गया था, खिड़की से बाहर झांका था। अब ना तो मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना कोई नज़र आ रहा था। फिर से मैं नीचे आ गया अपने बेडरूम में। यह घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अच्छे से बना है, सुरक्षित भी है। अगर किसी को अंदर घुसना हो तो आगे वाले दरवाजे का ही इस्तेमाल करना होगा। और रात के वक्त अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया या बाहर से कोई बैल की आवाज़ आई, मैं बाहर नहीं निकलने वाला। मैं बिल्कुल निकलूँगा ही नहीं। सुबह निकलूँगा और किसी को क्या पता कि मैं यहाँ पर रहने लगा हूँ या नहीं। आज ही तो रहने आया हूँ, अगर कोई मिलने आया मैं बाहर नहीं निकलने वाला। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। लोगों पर इतनी जल्दी यकीन नहीं किया जा सकता। मैंने अपने बेडरूम का भी दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर से मैं पानी पीने लगा और उस किताब को पढ़ने लगा। अब मेरी आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद चढ़ने लगी थी। वक्त रात के 10 बजे का हो गया था, लेकिन फिर भी जब तक मुझे अच्छी तरह से नींद ना आए मैं सोता नहीं। नींद के बिना सोना तो जैसे बेकार ही लगता है। अचानक एक आवाज़ ने मेरी आंखों से जैसे वो नींद को उड़ा कर रख दिया। ये बिल्ली के रोने की आवाज़ थी। ये आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी, इस कमरे से आ रही थी, बेड के नीचे से। पहले तो एक बार आवाज़ आई, मेरी आंखें चुधिया सी गई। मैं आंखें खोलकर देखने लगा, क्या ये सच है या मुझे नींद आ गई थी। जब दूसरी बार वो आवाज़ आई मैं चौकन्ना हो गया। बेड के नीचे बिल्ली की आवाज़, ये कैसे हो सकता है? कहाँ से ये बिल्ली यहाँ बेडरूम के अंदर घुस आई और बेड के नीचे छिप गई? मैं उसे देखने के लिए अब बेड के ऊपर ही था। अपने सर को नीचे की तरफ लटकाकर मैं देखना चाहता था। पहले तो मैंने नीचे देखा, अब कमरे में लाइट कम ही थी और बेड के नीचे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। तभी मैंने अपना मोबाइल ऊपर से उठाया। उसकी टॉर्च की रोशनी से मैं नीचे देखना चाहता था। एक बार फिर से बिल्ली के रोने की आवाज़ आई और जैसे ही मैंने मोबाइल की वो टॉर्च को जलाया, नीचे कोई बिल्ली नहीं थी बल्कि एक अजीब सा आदमी था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ज़्यादा डरावना था वो, और वो मेरे सामने बिल्ली की आवाज़ निकाल रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं घबरा गया, मैं इतना ज़्यादा डर गया। और उसके बाद मैंने जैसे ही वहाँ से भागकर वो बेडरूम का दरवाज़ा खोला। मैं सोच रहा था उस दरवाजे को खोलूँगा, सीधा भागता हुआ आगे वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलूँगा, फिर मैं पुलिस को फ़ोन लगाऊँगा। मैंने जैसे ही बेडरूम का वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था बेडरूम का वो दरवाज़ा लॉक हो गया हो, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो या भारी सामान वहाँ पर रखा हो ताकि इस दरवाजे को खोला ना जा सके। मैंने 2-3 बार कंधा मारने की कोशिश भी की कि वो दरवाज़ा किसी तरह से खुल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैंने चीखना शुरू कर दिया और तभी मेरे दिमाग में आया, चीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है, हर खिड़की बंद है, हर दरवाज़ा बंद है। यहाँ से मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी और यहाँ जितने भी घर बने हुए हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, यानी कि घर की हद ज़रूर एक दूसरे से लगती है, लेकिन वो चार दीवारी भी काफ़ी दूर दूर है और बीच में खाली जगह। अब उसके बीच में जाकर यहाँ घर बनाए जाते हैं,
तो चीखने का कोई फायदा नहीं। मैं उस दरवाजे के साथ सट गया था। देखने लगा था कोई ऐसी चीज़ जो आसपास पड़ी हो, जिसे मैं हाथ में पकड़ लूं और उसके बाद अगर वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करे तो मैं वार करूंगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था ऐसा कैसे हो गया। ये नया बेड था जिसे मेरे साथियों ने यहाँ पर रखा था, और जब वो रख रहे होंगे तभी ये आदमी यहाँ आकर छिप गया, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इधर उधर झांकने लगा और कोई चीज़ मुझे नहीं मिली हाथ में पकड़ने के लिए, लेकिन वो टेबल लैंप था। मैंने उसी को हाथ में पकड़ लिया। उसके बाद मैं घबराया हुआ था और कमरे में रोशनी और ज़्यादा कम हो गई थी। टेबल लैंप ही था जो यहाँ रोशनी कर रहा था, उसके सिवा छोटा बल्ब था। अब टेबल लैंप तो मैंने हाथ में पकड़ लिया तो बल्ब की रोशनी और ज़्यादा कम थी। हाथ में मोबाइल की टॉर्च। मैं सोच रहा था पुलिस को फ़ोन लगाऊं, लेकिन उससे पहले मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उससे बचूंगा फिर ही पुलिस को फ़ोन लगा पाऊंगा। हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ, हाथ में मैंने टेबल लैंप पकड़ा हुआ। मैं अब आवाज़ लगाने लगा था, जो भी हो बाहर निकल आओ। देखो देखो बाहर निकलो, मैं पुलिस को फ़ोन लगा चुका हूँ, पुलिस आने वाली है, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। अगर तुम खुद ही बाहर निकल आओ और अपने बारे में बताओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, वरना पुलिस वाले तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें सज़ा बहुत ज़्यादा होने वाली है। देखो मेरी बात मानो। बेड के नीचे से कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लग रहा था कहीं यहाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए मैं 2-3 बार और आवाज़ लगाकर उससे बाहर आने को कहता रहा। वो बाहर नहीं आ रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। मैं समझ गया वो नीचे छिप कर बैठा है और मुझे अब ऊपर वाली वो जो चादर है ना, उसे खींचकर एक तरफ गिरा देना है, फिर बेड के नीचे साफ साफ दिखने लगेगा। अब मैं बेड के नीचे देखना चाहता था। मैंने जो हाथ में लैंप पकड़ा था ना, उसे पीछे की तरफ कर दिया। अगर वो बाहर की तरफ निकला ना, मैं सर पर मारूंगा। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे की तरफ बेड के डाली, बेड के नीचे कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। और मैं सोचता रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से वो कहाँ गायब हो गया? बिल्कुल यहाँ और कोई जगह छिपने वाली है ही नहीं। दरवाज़ा खुला ही नहीं, बाहर मैं जा नहीं सकता तो कोई और भी नहीं जा सकता। वो कहाँ गया? फिर मैं देखने लगा कहीं बेड के नीचे कोई दरवाज़ा तो नहीं, कोई तहखाने में जाने वाला। बेड को थोड़ा धक्का देकर देखा, नीचे ऐसा कुछ नहीं था। क्या मुझे भ्रम हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वो गद्दा भी हटाकर देखा, उसके बाद आसपास भी देखा, लेकिन कोई वहां नहीं था। टेबल लैंप को मैंने एक तरफ रख दिया, लाइट जलाई। अब लाइट ज़्यादा हो गई थी, लेकिन कोई मौजूद ही नहीं। फिर मैं सर खुजाने लगा और मुझे लगा ऐसा हो सकता है। वो तो शुक्र है मैंने पुलिस को फ़ोन नहीं लगाया, अगर पुलिस वाले यहाँ पर आते मैं उन्हें क्या बताता। फिर मैंने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। आराम से दरवाज़ा खुल गया। वहाँ कुछ भी नहीं था, बाहर कोई निशान भी नहीं था कि किसी ने वहाँ कुछ फंसाया हो। अब मैं खुद पर शर्मिंदा हो रहा था। शायद मुझे नींद आ गई थी और मैंने एक भयानक सपना देखा। अब मैं सपने में ही था, इतना घबराया कि उठकर खड़ा हो गया और शायद मैंने दरवाज़ा खोला नहीं, मैं नींद में ये सब कर रहा था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल जैसे पागल ही हो गया था। फिर मैंने वो चादर को उस गद्दे के ऊपर टिकाया, टेबल लैंप सेट किया, फिर मैं बेड पर लेट गया। इस घटना के बारे में मैं सोचे जा रहा था, घबरा बहुत ज़्यादा चुका था। धीरे धीरे मेरा दिल शांत होता ही गया, डर खत्म होता ही गया। लेकिन 10 मिनट बाद फिर से डर लगने लगा, जब वो दरवाजे के आगे से किसी के रोने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजे के साथ सटा धीरे धीरे रो रहा हो, और मैं एकदम से चौकन्ना सा हो गया। ये क्या, मैं नींद में तो नहीं? उसके बाद मैंने अपनी चूंटी काटी कि मैं नींद में तो नहीं। कुछ समय इंतज़ार किया, उसके बाद ये साफ साफ रोने की आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था बिल्कुल दरवाजे के साथ सटा हुआ कोई। मैं अब उठा, उस रोने की आवाज़ के करीब जाना चाहता था, देखना चाहता था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। आगे कोई बैठा हो तो दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता। थोड़ा ज़ोर लगाया मैंने, दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा था। मैं अब डरने लगा।
मैंने हल्की सी आवाज़ लगाकर कहा, कौन है, कौन है? वो रोने की आवाज़ बंद नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वो रोने की आवाज़ बढ़ने लगी और मैं डरने लगा। मुझे लगा मुझे पुलिस को फ़ोन लगाना चाहिए। ये घर में कुछ गड़बड़ है, ये क्या हो सकता है? मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर उस टेबल पर रखे फ़ोन को उठाना चाहा, वहाँ टेबल पर मेरा मोबाइल मौजूद नहीं था। मैं हैरान परेशान, ये कैसे हो गया? मेरे बिल्कुल बेड के पास रखे उस टेबल पर मैंने मोबाइल रखा था अभी 10 मिनट पहले। मोबाइल कहाँ गायब हो गया? ये क्या? अब मैं क्या करूं? तो मैं दरवाजे के करीब आया और फिर से मैंने कहा, आप जो भी हैं दरवाजे से हटिए, मुझे दरवाज़ा खोलना है। आप कौन हैं? मेरा घर है, यहाँ अंदर कैसे आए? मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर आप ज़ोर से बोलेंगे तो सामने वाला गुस्सा कर सकता है, और मैं पहले से डरा हुआ था, कोई मेरे घर में घुसा है, मुझे मारने की कोशिश ना करे। यह सोच मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं हमेशा से डरपोक रहा हूँ। लड़ना मुझे कभी पसंद रहा ही नहीं। लेकिन 2-3 बार कहने के बाद भी जब वो आदमी दरवाजे से हट नहीं रहा था, मुझे लगा धक्का देकर दरवाज़ा खोलना होगा। मैंने फिर से वो लैंप अपने हाथ में उठा लिया। उसके बाद मैंने धक्का दिया, दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाजे को खोला वहाँ दरवाजे के आगे कोई नहीं था, लेकिन धक्का ऐसे दिया जैसे किसी चीज़ को मैंने घसीटा हो आगे की तरफ। दरवाजे के आगे कुछ नहीं था, लेकिन हालात बदले हुए थे। ये दरवाजे के आगे एक बड़ा सा हॉल है और वहाँ आगे दरवाज़ा है घर से बाहर निकलने का। यहाँ वो मौजूद नहीं था। यहाँ एक लंबा सा गलियारा बना हुआ था और यहाँ दरवाजे ही दरवाजे थे, जैसे मैं किसी होटल में पहुँच गया हूँ जहाँ कई दरवाजे इधर भी और दूसरी दिशा में भी, और ये गलियारा काफ़ी दूर तक और आगे अंधेरा। मैं ऊपर नीचे देखने लगा, ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ मैं तो घर के अंदर था, ये गलियारे में मैं कैसे पहुँच गया? मैं इधर उधर झांकता हुआ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं तो यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैं जैसे कहीं और पहुँच गया। अब मैं उस एक एक दरवाजे को देख रहा। यहाँ दाईं तरफ भी दरवाजे ही दरवाजे और लंबा गलियारा, बाईं तरफ भी दरवाजे ही दरवाजे और लंबा सा गलियारा, जैसे एक गली के बिल्कुल बीच में पहुँच गया हूँ। मैं सोचने लगा, आगे वाला वो दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ, ये कैसी जगह है, कहीं मैं कोई और दरवाज़ा खोलकर अपने घर में कहीं और तो नहीं पहुँच गया। आगे वाले दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही मैं गया, पीछे अपने कमरे का वो दरवाज़ा खुला था। अचानक धड़ाम से मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद हुआ। मैं पीछे की तरफ भागा अपने कमरे के दरवाजे को दोबारा खोलने के लिए कि इसे किसने बंद कर दिया। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, ये मेरा कमरा था ही नहीं। यहाँ ना कोई बेड था, ना कोई टेबल लैंप का वो पास में रखा हुआ प्लग। ये तो जैसे कमरा ही कोई और बन गया था। ये कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? कहीं मैं सपने में तो नहीं? मैंने अपनी गाल पर 2-3 चमाटे लगाई जोर जोर से कि अगर मैं सपने में हूं तो उठ जाऊं, लेकिन ये सपना नहीं था। जब दर्द हुआ आप समझ जाते हैं ये सपना नहीं है। मेरा अब जैसे रोना निकल आया था। ऐसी जिंदगी में कभी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन आज तो कुछ अजीबोगरीब हो रहा था। मैं उस कमरे से बाहर निकला। मैं अब देख रहा था यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। आगे की तरफ भागता हूँ। ये गलियारे के अंत में जहाँ कोई मोड़ आएगा बाहर निकलने का रास्ता होगा। मैं इस घर से बाहर निकलूँगा। ये घर ही बहुत ज़्यादा अजीब सा है। मैं आगे की तरफ उस गलियारे में भागता गया, लेकिन वो गलियारा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दाईं तरफ भी दरवाज़ा, बाईं तरफ भी दरवाज़ा, बहुत लंबा गलियारा। भागते भागते 15 मिनट हो गए, लेकिन उस गलियारे का अंत नहीं हो रहा था। फिर मैं एक जगह रुक गया। मैं थक भी गया था, मुझे सांस भी चढ़ी थी और मैं सोच में भी पड़ा हुआ था, ये क्या हो गया। तभी पास के एक दरवाजे से जैसे किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई एक आदमी जिसकी उम्र 40 से 50 साल की होगी, वो किसी से बात कर रहा है।
वो आवाज़ दरवाजे के करीब थी और मुझे लगा किसी से मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है। जैसी मुसीबत में मैं हूँ, अगर यहाँ कोई भी है मेरी मदद तो करेगा ना। मैंने जल्दी से वो दरवाज़ा खोला और मैंने सामने देखा एक आदमी था और नीचे कुत्ता बैठा हुआ। वो आदमी कुर्सी पर बैठा उस कुत्ते से बात कर रहा था। जैसे ही उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, वो जैसे घबरा सा गया। फिर वो कुत्ते की तरफ देखकर कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, इधर मत जाना, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी कुर्सी से उठा, मेरे करीब आने लगा, लेकिन मैं हाँफ रहा था, डरा हुआ था। मैं बस उससे बात करना चाहता था। इतना ज़्यादा उतावला था मैं कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा और मैं उसको सीधा कहने लगा, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये बहुत अजीब जगह है, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो अपने घर में था। वो नया घर खरीदा है, पता नहीं यहाँ इस होटल जैसे में मैं कहाँ से आ गया। वो आदमी मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अच्छा अब तक तुम्हें आदत नहीं हुई, इसकी आदत डाल लो। मैंने पहले तुम्हें कभी देखा नहीं, किस तरफ से आए हो? मैंने कहा, मैं इस तरफ से आया हूँ। उसने कहा, अच्छा, वैसे मैं ज़्यादातर सबको मिल चुका हूँ, लेकिन तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। वो जैसे बिल्कुल चिंतित नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे तो होश उड़े हुए थे। मैं तो उससे जवाब चाहता था, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। तब मैं उससे पूछने लगा, ये कैसी जगह है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। तब उसने मुझे बहुत डराने वाली बात कही थी, बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं है, यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, हर कोशिश कर लो बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। बाहर नहीं जा पाऊंगा? क्यों नहीं जा पाऊंगा? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। उसने कहा, मैं पिछले 40 साल से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तक निकल नहीं पाया, तो यहाँ मैंने आदत बना ली है और ये मेरा पालतू कुत्ता भी मेरे साथ ही है। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने जल्दी से पीछे भागना शुरू कर दिया। मैं उसके कमरे से निकला और पीछे की तरफ भागने लगा। मैं वो दरवाज़ा ढूंढना चाहता था जो मेरे कमरे का है। मैं वहाँ से देखूंगा कैसे मैं अपने कमरे में पहुँच सकता हूँ। शायद वहाँ से कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ इतना लंबा गलियारा और मुझे ये तक पता नहीं था मैं आगे कितना भागकर आ चुका हूँ। मैं पीछे भागता रहा, लेकिन उस गलियारे के जितने भी दरवाजे थे सभी के सभी एक जैसे लगते थे, बिल्कुल जैसे एक ही हों। आगे निकलते निकलते मैं बहुत थका, कोई भी दरवाज़ा ऐसा नहीं लगा जो बाकी से अलग हो। तो मैं फिर से कोई दरवाज़ा खोलना चाहता था, कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता होगा। शायद गलियारे से नहीं है तो किसी कमरे से ही होगा। किसी कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ। मैंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने देखा सामने एक आदमी था, काले सूट में, काले रंग की टोपी ली हुई, हाथ में छड़ी ली हुई, और वो दीवार की तरफ देखे जा रहा था। उस दीवार के ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई थी और ये कमरा भी पुराने ज़माने का लग रहा था। चीज़ें भली ही चमकदार और नई थी, लेकिन डिज़ाइन सभी बहुत ज़्यादा पुराने थे। मैं जैसे ही उस कमरे में पहुंचा, मैंने एक तरफ खिड़की देखी और खिड़की को देखते ही मेरी आंखें चमक गई। मैं इस खिड़की से बाहर जा सकता हूँ। गलियारे से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन खिड़की से तो बाहर निकलने का रास्ता होगा ही ना। मैं जल्दी से उस खिड़की से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मेरे कदमों की आवाज़ उस आदमी ने भी सुन ली और वो खिड़की के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, यहाँ कहाँ जा रहे हो? जल्दी से यहाँ से निकलो, बाहर जाओ, यह कमरा तुम्हारा नहीं है, अपने कमरे में जाओ। और मैं रोना शुरू हो गया। मेरा कमरा मुझे मिल नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँ? बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, मुझे बाहर जाने दो। इस खिड़की से बाहर रोशनी दिख रही है, वो घास दिख रही है, मुझे बाहर जाने दो। फिर मुझे देखकर वो आदमी कहने लगा, अच्छा तो तुम अपना कमरा भूल गए हो, फिर तो ढूंढने में समय लगेगा, काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, महीनों लग सकते हैं, लेकिन मेरे कमरे में तुम नहीं रह सकते। जाकर अपना कमरा ढूंढो, सही से वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। मैं रोने लगा और उसको कहने लगा था, मुझे खिड़की से बाहर जाने दो, मुझे कमरे में भी नहीं जाना, यहाँ से बाहर निकलना है। और फिर उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्या अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया
कि यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस खिड़की को पार कैसे कर पाओगे? ये लोहे की जो सलाखें लगी हैं इसे काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, धकेला नहीं जा सकता, दीवार को फाड़ा नहीं जा सकता। ये मेरा कमरा है और मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, और गलियारे में पहुंचूंगा फिर से मैं भी भटक जाऊंगा। अब तुम अपना कमरा ढूंढो, यहाँ तुम नहीं रह सकते। मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मैं उसके पांव पड़ चुका था। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, यहाँ मैं मर जाऊंगा। उसने कहा, मर जाऊंगा? तुम मर नहीं सकते, यहाँ कोई नहीं मरता। ये शब्द सुनकर कमरे में सन्नाटा सा छा गया था, बिल्कुल शांति। क्या मतलब मर नहीं सकता? मैं क्यों नहीं मर सकता? उसने कहा, यहाँ कोई नहीं मरता। ये मनहूस घर हमेशा से ऐसा ही है। तुम बताओ, तुम किस साल से आए हो? ये कौन सा साल चल रहा है? क्या तुम अभी अभी आए हो? मैंने कहा, हाँ मैं अभी आया हूँ। ये साल 2024 हो चुका है। तो वो कहने लगा, वाह कमाल हो गया, मैं 70 साल यहाँ बिता चुका हूँ, 70 साल, और मेरा कुत्ता भी 70 सालों से यहाँ पर कैद है। तुम नए आए हो, क्या तुमने अपने भी आगे से किसी को देखा है जो इससे भी आगे आया हो? मैंने तो कभी 2024 वाले से बात नहीं की। बाहर क्या क्या बदल चुका है, बहुत अच्छा बन गया है क्या सच में? मैं उसकी तरफ देख रहा था। क्या कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? उसने कहा, नहीं, कह तो रहा हूँ 70 सालों से मैं यहाँ पर कैद हूँ, 70 सालों से। हमारा भी क्या ज़माना हुआ करता था, बहुत अच्छा। मैंने नई गाड़ी खरीदी थी, वो पतले पहियों वाली गाड़ी, बड़ी अच्छी थी। अब गाड़ियाँ कैसी हैं? क्या कोई और नई चीज़ आई है? मैंने सुना है बिजली को जैसे वायरलेस हवा में करने की बातें चल रही थी। हवा से क्या सच में कोई खंभे लगे हैं जहाँ से अपने आप बिजली पैदा हो जाती है? उसकी बातें मुझे और ज़्यादा डरा रही थी और मैंने उसको कहा, तुम 70 सालों से यहीं पर हो, क्या तुमने इस घर को बनवाया था? उसने कहा, मैंने नहीं, ये घर को पता नहीं किसने बनवाया है। मैंने कहा, 70 साल पहले ही तो ये घर बना था, 2024 के। उसने कहा, नहीं, मैंने जब इस घर को खरीदा था तब कहा जाता था ये कोई 80-90 साल पुराना घर है, और मैं यहाँ लगभग 200 साल पुराने आदमियों से भी मिल चुका हूँ। यहाँ कई ऐसे हैं जो 250 साल पहले से यहाँ फंसे हुए हैं। मुझे तो सिर्फ 70 साल ही हुए हैं और मैं यहीं पर हूँ। उसकी ये बातें और डराती रहीं और मैं उसको कहता रहा, मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताओ। मैं आज रात यहाँ आया और ये सब हो रहा है। जब मैंने ये शब्द कहे वो एकदम मेरे करीब आ गया। क्या आज ही आए हो? सच बताओ, क्या आज ही आए हो? मैंने कहा, हाँ आज ही। उसने कहा, तो कितना समय हुआ, कितने घंटे हुए, बताओ कितने घंटे हुए? मैंने कहा, कोई 2 से 2.5 घंटे या ज़्यादातर 3 घंटे हुए होंगे। उसने कहा, ये रात चल रही है तुम्हारी, ये तुम्हारी रात चल रही है। इस रात को खत्म मत होने देना। बाहर निकलने का रास्ता मिले तो यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि जो एक रात बिताता है यहीं पर हमेशा के लिए कैद हो जाता है। तुम्हारे पास वक्त है, यहाँ खिड़की से बाहर नहीं जा सकते। ढूंढो कोई रास्ता। मैंने कई रास्ते देखे हैं, लेकिन जो कैद हो जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता। तुम्हें वो रास्ते ढूंढने होंगे, जैसे वो कुआं आएगा, वो टूटी हुई दीवार आएगी, वो बिखरा हुआ दरवाज़ा आएगा, कोई ना कोई जगह होगी जो यहाँ से तुम्हें बाहर निकालेगी। ढूंढो उसे, भागो, यहाँ से भागो, जल्दी करो। उसकी ये बात सुनकर मैं तो बाहर की तरफ भागा, उस दरवाजे से बाहर। मैं उस गलियारे से आगे निकलना चाहता था, लेकिन मैं वो कुआं ढूंढना चाहता था, टूटा दरवाज़ा, खिड़की, कोई ऐसी चीज़ जहाँ से मैं बाहर निकल पाऊँ। आगे की तरफ भागता रहा। काफ़ी आगे निकलने के बाद मैं सोचने लगा, यहाँ दीवार में कभी कोई निशान तो नज़र आया नहीं। शायद ये सब मुझे किसी न किसी
दरवाजे के आगे किसी कमरे में नजर आएगा। मुझे कमरों में ढूंढना होगा या दरवाजे खोलने होंगे। और अगर वो सच कह रहा है, मेरे पास समय कम है, अगर 3 घंटे बीत चुके हैं, शायद अगले 4 से 5 घंटे में दिन हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद तो नहीं हो जाऊंगा। ये सोचकर मैं अलग अलग दरवाजों को खोलने लगा। 2-3 दरवाजे खोले, वो अलग अलग से कमरे, कुछ में जैसे बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई, एक कमरा पूरी तरह से खाली। अब एक कमरा जैसे ही मैंने खोला, अंदर एक आदमी, एक घोड़ा जमीन पर लेटा हुआ था जो मरा हुआ था, उसकी हड्डियां थी और अंदर से बदबू आ रही और उसे सहला रहा वो आदमी, जैसे वो मरे हुए घोड़े को बहुत प्यार करता हो। वो दरवाजे को खोलते ही मैंने उससे माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से खोला, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का। और वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा, मैं अभी कुछ ही घंटे यहाँ पहले आया हूँ, मेरे लिए शायद कोई रास्ता हो, कोई ऐसी जगह क्या इस कमरे में मौजूद है? उसने कहा, नहीं, इस कमरे में वो जगह मौजूद नहीं, लेकिन कई कमरे हैं जहाँ ऐसी जगह मौजूद है। ढूंढने की कोशिश करो। मैं उस कमरे से बाहर निकला। एक एक करके मैं कई कमरों को खोल रहा था। कई कमरे तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई झोंपड़ा हो, पुराने ज़माने का झोंपड़ा। और कई कमरे जैसे बहुत चमकदार कांच से बने हुए लग रहे थे। मैं कहीं भी खिड़की देख नहीं पा रहा था, लेकिन एक ऐसा ही अजीब सा कमरा नजर आया जहां एक औरत थी जिसकी उम्र 60 साल के करीब होगी। वो अपने सफ़ेद बालों पर कंघी कर रही थी और वहां मुझे पास में ही दीवार में एक छेद नजर आया। ये ज़्यादा बड़ा छेद नहीं था और वहां से हवा अंदर की तरफ आ रही, पत्ते अंदर आ रहे, घास फूस अंदर आ रही और अंदर गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी। उसे देखकर जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, वो औरत ने रोका, नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यह कमरा तुम्हारा नहीं है, बड़ा परेशान करके रखा है, यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है, अब शांति से यहाँ रहने भी नहीं देते। मैंने उसको कहा, मुझे जाने दीजिए, मेरे पास समय कम है। उसने कहा, समय तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ एक ही तो चीज़ है हमारे पास, समय, जिसका अंत नहीं होता। मैं जानती तक नहीं मैं कब से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभी बाहर निकलती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। ना खाने की ज़रूरत महसूस होती है, ना पानी पीने की, बस यहाँ पर रहना पड़ता है। मैं उसको कह रहा था, मुझे जाने दो, वो रोक रही। फिर मुझे लगा उसे धक्का देकर ही मुझे आगे निकलना होगा। मैं जैसे ही उसे धक्का देकर आगे निकला, वो छेद ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं उस छेद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा। मेरा धड़ तो फंस चुका था, लेकिन मेरी कमर जो थोड़ी मोटी थी वो आगे निकल नहीं रही उस छेद से। तब वो बूढ़ी औरत ने भी मदद की, वो धक्का दे रही थी पीछे से। मैं अब उस दीवार को और खोदने में लगा था, लेकिन ईंट का छोटा हिस्सा भी टूट नहीं रहा, जैसे वो तोड़ी ना जा सकती हो। लेकिन फिर भी जब मैंने अपनी पैंट थोड़ी ढीली की, उसने धक्का दिया। किसी तरह से मैं उस छेद से बाहर निकला। जैसे ही मैं उस छेद से बाहर निकला था, मैं वो आगे वाली घास में गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं, जैसे एक मंजिल के ऊपर से मैं गिरा सीधा ज़मीन पर। नीचे फर्श था, ये चमकदार फर्श, और मैंने ऊपर देखा वो घर। मैं ऊपर उस छेद को देखना चाहता था जो मुझे दिखा ही नहीं। पीछे वाली खिड़की दिखी, मेरे कमरे में जल रही लाइट दिखी मुझे। मैं उस घर से बाहर था और ऐसा लग रहा था मैं जैसे किसी गलियारे में था ही नहीं। मैं तो उस छोटे घर में ही था जहाँ कोई कम से कम 8 या 10 कमरे होंगे, लेकिन जहाँ से मैं आया वहाँ तो बहुत ज़्यादा कमरे थे। मैं पीछे की तरफ भागा। अब मैं सीधा गेट की तरफ भाग रहा था, उस घर के अंदर नहीं जाना चाहता था। मैं गेट को खोलकर घर से बाहर निकला और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो घर से आवाज़ें आ रही थी, चीखने की, चिल्लाने की। ये आवाज़ें कम से कम 1000 लोगों की होंगी। भीड़, कमरों में परछाइयाँ दिख रही, चेहरे दिख रहे बहुत सारे, हर खिड़की पर जैसे रोशनी चमक रही, रंग बिरंगी चीज़ें दिख रही। लेकिन मैं वहाँ से भागा, बहुत दूर तक भागा था मैं।
और उसके बाद मैं एक जगह जब गिरा, वहाँ एक आदमी था जो घर के बाहर खड़ा था, शायद अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। मुझे गिरा हुआ देख पहले तो वो डर गया, फिर उसने पुलिस को फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और वो मुझे पकड़ चुकी थी, लेकिन मुझे खुशी थी, मैं उस घर से बाहर निकल पाया। उसके बाद मैं पुलिस वालों के पास पहुंचा और उन्हें एक कहानी बता रहा, लेकिन किसी को मेरी कहानी पर यकीन ही नहीं। अगली सुबह मुझे उस जगह ले जाया गया था, वो एंटीक डिपार्टमेंट, और मैं उन्हें पेपर दिखाना चाहता था कि यहाँ हैं, मैं इनसे मिला हूँ। किसी ने भी मुझे जानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ कोई रजिस्ट्री हुई ही नहीं, उस घर को कोई खरीद ही नहीं सकता। मैं एक मंत्री के पास लेकर गया था, उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया और कहा ये तो मेरे पास आया ही नहीं। हर कोई मना कर चुका था, लेकिन क्यों? कीमत मैं चुका चुका था, रजिस्ट्री मैं कर चुका था, लेकिन कोई भी सबूत नहीं। मेरे घर में भी जैसे हर चीज गायब हो चुकी थी। पुलिस वालों ने तो मुझे छोड़ दिया 1000 यूरो के फाइन के साथ, लेकिन मैं इस सोच में पड़ा था, उस खौफनाक घर में है क्या सबके साथ ऐसा ही होता है? फिर मैं उस एंटीक डिपार्टमेंट में गया था। वहाँ मुझे उसी आदमी से बात करनी थी जो मुझे कुछ बताना चाहता था। मैं उससे बात करने लगा। पहले तो उसने मना कर दिया कि उसने मुझसे कभी बात की ही नहीं, लेकिन मैं रो रो कर कह रहा। फिर वो थोड़ा घबराया और कहने लगा, तो क्या मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी? क्या मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की? मैंने कहा हाँ, तुमने ये कहा था कि वहाँ बहुत अजीब चीज़ होती है, वहाँ कभी कोई घर किसी को दिया नहीं गया। तो वो मुझे अब उस डिपार्टमेंट से बाहर ले जाकर कहने लगा, क्या तुमने मेरी बात पर यकीन किया था? मैंने कहा मैं पागल था जो यकीन नहीं किया, लेकिन वहाँ क्या होता है? तो उसने मुझे कहना शुरू किया, मुझे नहीं पता वहाँ क्या होता है, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं था। मुझे हमेशा लगता है कि मेरा एक भाई भी था, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं है। मुझे अपने भाई की जैसे याद भी नहीं आती, लेकिन कई बार सपने आते हैं कि मैं बचपन में किसी के साथ खेला करता था। मेरे मन में एहसास भी है, मैं किसी से बात किया करता था, लेकिन जैसे मेरी सोच, मेरी यादें और यहाँ हर एक सबूत गायब कर दिया गया हो। मुझे लगता है जो उस घर में जाता है वो जैसे दुनिया से गायब हो जाता है, वो शायद यहाँ मौजूद नहीं रहता, और इसीलिए इस घर का कोई मालिक नहीं है। कभी रजिस्ट्री शो नहीं होती। जो उस घर में चला जाता है वो किसी को नज़र नहीं आता और हमेशा इतिहास से गायब हो जाता है। मैंने अपनी कहानी भी बताई और तब उसे यकीन हुआ। वो घर में जाने के बाद उसकी जैसे इतिहास की हर चीज़ को गायब कर दिया जाता है। ये कोई अजीब शक्ति करती है जो पूरी दुनिया में मौजूद है। उससे बात करके भी मुझे जैसे तसल्ली नहीं हुई थी, लेकिन वो घर इतना डरावना था कि मैं दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहता था। किसी को याद नहीं थी, वो यादें मिटा दी गई थी। मेरी दुकान पर काम करने वाले किसी लड़के ने नहीं माना कि सामान वहाँ रखवाया हो। वो मुझ पर हंस रहे थे। मैं भी अब उन यादों को दोबारा जीना नहीं चाहता। धीरे धीरे उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा उसे जो कभी ऐसे घर को खरीदना चाहता है और उस घर में वो पहुँच चुका है। शायद उसे भी मेरी बात पर यकीन होगा। अगर मैं कुछ समय में उस घर से बाहर ना निकल पाता तो हमेशा के लिए उस घर में कैद रह जाता, जैसे वो हजारों लोग इतिहास में समय समय पर वहाँ कैद होते रहे और इतिहास हमें कहता है उस घर को कभी किसी ने खरीदा ही नहीं। हाँ भी बताइए, कैसा लगेगा आपको इतिहास से ही गायब होकर?